मैड्स द लव ऑफ माई लाइफ। यदि कैट परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग संस्थान कैरियर लॉन्चर में शामिल होने का मेरा निर्णय रणनीतिक था, तो इसका केंद्र चुनना और भी अधिक रणनीतिक था। दिल्ली में एसडीए मार्केट में आईआईटी के सामने वाले सेंटर को छोड़कर मैंने थोड़ा दूर स्थित कैलाश कॉलोनी सेंटर को चुनने का फैसला किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के कारण वहां लड़कियां अधिक सक्रिय थीं और मैं अच्छी तरह से जानता था कि एमबीए कोर्स और उसके बाद नौकरी की कठिनाइयों में पड़ने से पहले मेरे लिए लड़की ढूंढने का यह आखिरी मौका था। मुझे यह कहना होगा कि वह स्थान मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा, क्योंकि यहीं पर मुझे अपने जीवन का प्यार मिला, मेरी पत्नी माधुरी। पता चला कि हमें साथ लाने में नेति की बड़ी भूमिका थी। वास्तव में मुझे उस बैच में शामिल होना था जो गलती से मेरे द्वारा शुरू किए गए बैच से 15 मिनट पहले शुरू हो गया था। यहीं पर मैंने सबसे फैशनेबल लोगों में से एक को पहली बार देखा था जिनसे मैं कभी मिला हूं। कैरियर लॉन्चर की कक्षा की मेरी सबसे पुरानी स्मृति, जिसका उद्देश्य हमें प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए तैयार करना था, इस लड़की के फैशन प्रबंधन से संबंधित है, जो बहुरंगी धारियों वाला टॉप पहनकर आई थी, जो एक समान हेयर बैंड और मोजे के साथ समन्वित था। उसके पास एक डायरी भी थी। आपने अनुमान लगाया, वही बहुरंगी धारियां। यह कहना कि मैं अचंभित हो गया था अतिशयोक्ति होगी। हालांकि मैं कैट परीक्षा में सफल होने को लेकर बहुत आश्वस्त था, लेकिन मुझे पता था कि उसे जीतने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। उस समय मैं उसके बारे में केवल इतना जानता था कि उसका नाम माधुरी जैन और यह तथ्य था कि वह कौन थी। निफ्ट स्नातक। बस उस सीमित जानकारी के साथ, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, मैंने अपने दोस्त आशुतोष माथुर से घोषणा की कि एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूंगा। एक अप्रिय प्रतिक्रिया। हालांकि माधुरी बेहद संकोची स्वभाव की थी, फिर भी मैंने उससे बात करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वास्तव में मैंने उसे उस समय के कूल हैंगआउट स्थान पर लंच डेट के लिए प्रेरित किया, ईस्ट ऑफ कैलाश में द बिग चिल कैफे। मेरी दृढ़ता के कारण माधुरी ने सबसे पहले अपनी निफ्ट सहयोगी अंकिता, जो एपीजे स्कूल में मेरे साथ पढ़ी थी, से मेरे बारे में फीडबैक लेने का फैसला किया। उसने अंकिता से पूछा कि क्या वह अशनूर नाम के किसी लड़के को जानती है। खैर, उनकी प्रतिक्रिया इतिहास में मेरे बारे में सबसे अप्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में दर्ज की जाएगी। अशनूर नहीं, अशनीर। वो ना एमवई है, उससे दूर ही रहियो, वह काफी साधारण है, उससे दूर रहो, ये उसके सटीक शब्द थे। मुझे इसका श्रेय जाता है। इसके बावजूद मैं माधुरी को दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए मनाने में कामयाब रहा, जो बाद में हमारे द्वारा की गई कई तारीखों की शुरुआत बन गई। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से हम दोनों चाक और पनीर की तरह अलग थे। मैं मांसाहारी पंजाबी परिवार से हूँ, वह शुद्ध शाकाहारी बनिया जैन परिवार से हैं। मैं एक सर्विस क्लास पृष्ठभूमि से हूँ, उनका एक सुस्थापित व्यापारिक परिवार है। मैं 200 गज के फ्लैट में रहता था, उसके परिवार के पास एक बड़ा बंगला था। मेरा एक भाई है, उसके 5 हैं। मैं महानगर दिल्ली से आया हूँ, वह पानीपत से है। लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल था। जब माधुरी को अपने परिवार से मिलवाने की बात आई, तो सबसे पहले मेरी नानी ही थीं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने की एक बड़ी समर्थक, उन्हें सत्संग में भाग लेने से ताकत मिलती है, और उन्होंने अपनी विशिष्ट सकारात्मकता के साथ कैंसर से लड़ाई भी जीत ली है। एक बार जब मैंने उनकी अंतर्निहित स्वीकृति प्राप्त कर ली, तो यह एक बड़े काम का समय था, मेरी माँ को माधुरी से मिलवाने का। एक विशिष्ट पुंजू माँ,
वह अपनी होने वाली बहू के लिए अपने मानदंड बताने से कभी नहीं कतराती थीं। लड़की अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, इसका मतलब था गोरी और इसलिए प्यारी। खैर, माधुरी उन मानकों पर जरूर खरी उतरी। मुझे याद है कि मेरी माँ ने माधुरी को ऊपर से पांव तक देखा था और बाद में मुझे दो प्रतिक्रियाएं दीं। पहला तो यह था कि वह बनिए जैसी नहीं दिखती थी, अनिवार्य रूप से बनिए से उसकी अपेक्षा के अनुरूप वह बहुत गोरी थी। दूसरा, हालांकि वह बहुत लंबी नहीं थी, उसमें खुद को फ्लैट जूते पहनने का आत्मविश्वास था। उसने मेरी ओर से ऐसा किया। हालांकि जब परिवार में माधुरी के पक्ष को समझाने की बात आई तो यह बिल्कुल अलग तरह का खेल था। एक तो हमारी शुरुआत खराब रही। माधुरी के पिता ने उन्हें दिल्ली में रास्ता तय करने के लिए ड्राइवर के साथ एक मित्सुबिशी लांसर दी थी, जबकि परिवार पानीपत में तैनात था। जब हमने डेटिंग शुरू की तो हम अक्सर उसकी कार में शहर में घूमते थे। ड्राइवरों को तबाही मचाने के लिए जाना जाता है और उनके ड्राइवर इस प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। उन्होंने उसके माता पिता को यह बताना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उनकी बेटी किसी से मिल रही है। माधुरी के परिवार में सब कुछ टूट गया। ड्राइवर की कहानी सुनकर उसके पिता ने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी संतान ने उसे निराश किया है और उसे दी गई आजादी का दुरुपयोग किया है। जब उन्हें संबंधित लड़के के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली तो उनकी शिकायत और भी मजबूत हो गई। तथ्य यह है कि मैं एक पुंजू थी जिसे अभी भी आधी अधूरी नौकरी मिलनी थी। यह उसके परिवार के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत था, खासकर उसके पिता और उसके मामा के लिए। इससे पहले कि मैं कुछ जानता, माधुरी के पिता ने उसे वापस पानीपत बुला लिया। मेरी निजी जिंदगी में चल रहे इस नाटकीय घटनाक्रम के बीच ही मैं अपनी कैट परीक्षा देने गया। उस वर्ष कैट परीक्षा को लीकी कैट कहा गया था, क्योंकि पेपर कथित तौर पर लीक हो गया था। दरअसल परीक्षा हॉल से बाहर आने के तुरंत बाद हमें सूचित किया गया कि हमें फिर से परीक्षा में बैठना होगा। जब दूसरी परीक्षा के लिए केंद्र की घोषणा की गई, यह वही केंद्र था जहां मैं अपनी जेई के लिए उपस्थित हुआ था। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ लौकिक संबंध है और मैं सफल हो जाऊंगा। और मैं पार कर गया। मैं यह जानकर बेहद उत्साहित था कि कागज पर अब मेरे पास सबसे अच्छा शैक्षणिक संयोजन है, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सोचा कि शायद इससे माधुरी के परिवार की नज़रों में मेरी स्थिति बदल सकती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि संस्थान की प्रतिष्ठा का असर माधुरी के पिता पर पड़ेगा और वह मुझे अच्छी नज़रों से देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बनियों के लिए आप कितना कमाते हैं यह आपकी डिग्रियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह अधिक से अधिक गैर प्रतिबद्ध था। परिवारोन्मुख व्यक्ति होने के नाते माधुरी को यकीन था कि अगर कुछ भी काम करना है तो वह अपने माता पिता के आशीर्वाद से होगा। माधुरी उपनाम अंकित खन्ना। मेरे अहमदाबाद जाने से एक काम यह हुआ कि माधुरी को पानीपत से दिल्ली वापस आने और एक पीजी में रहने की अनुमति मिल गई। अब तक वह डिजाइनर सत्या पॉल के लिए काम करने लगी थीं। अहमदाबाद से दिल्ली की मेरी सभी यात्राएं अब कथित तौर पर मेरे आईआईटी दिल्ली के दोस्त अंकित खन्ना के घर माधुरी का पीजी पढ़े में एक दिन के लिए रुकती थीं, इससे पहले कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए घर जाता। बेशक मुझे पीजी में जाने देने के लिए माधुरी को बेहद सावधान रहना पड़ा। तथ्य यह है कि माधुरी के पीजी का मालिक उसी इमारत में रहता था, हालांकि दूसरी मंजिल पर। इसका मतलब था कि मुझे उनकी लाइट बंद होने तक इंतजार करना पड़ा। पूरे 2 वर्षों तक हम एक दूसरे से मिलने में सक्षम होने के लिए साहस के स्तर पर थे।
आईआईएम में जीवन। इस बीच आईआईएम में बसना विशेष रूप से आसान नहीं था। तकनीकी रूप से यह पहली बार था कि मैं घर से दूर रह रहा था, जब तक कि मैंने उस वर्ष की गिनती नहीं की जो मैंने आईआईटी में रहते हुए फ्रांस में बिताया था। मानो आईआईएम की सख्ती ही पर्याप्त नहीं थी, पहले कुछ दिनों में हमारे वरिष्ठों ने भी हमारे साथ धोखाधड़ी की। अवधि को निर्देशों के साथ चिह्नित किया गया था, जैसे यदि आप हर सुबह 3 बजे तक नहीं उठते हैं तो आप आईआईएम में रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसमें फिट होने का मनोवैज्ञानिक दबाव इतना था कि हमारे पास ऐसे उदाहरण थे कि लोग अपनी रोशनी के साथ सो रहे थे, दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे सुबह के शुरुआती घंटों तक पढ़ रहे थे। मुझे यह सब बेहद अस्थिर लगा। यहाँ तक कि जब मुझे अंततः बताया गया कि यह हमारे साथ किया जा रहा एक धोखा था, तो भी आईआईएम के बारे में मेरी धारणा में कोई सुधार नहीं हुआ। कुल मिलाकर, जबकि मैंने आईआईटी में लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत तेज पाया था, आईआईएम में लोग अधिक प्रेरित लग रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां आईआईटी में लोग अपनी क्षमता तलाश रहे थे, वहीं आईआईएम में वे जीरो नौकरी पाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित थे। स्पष्ट रूप से आईआईएम एक शून्य राशि वाला खेल था और किसी भी अन्य चीज से अधिक एक प्लेसमेंट स्कूल था। हम केकड़ों की तरह जी रहे थे, खुद ऊपर उठने के लिए दूसरे को नीचे खींचने का इंतजार कर रहे थे, जिससे मुझे नफरत थी। इससे पता चलता है कि आईआईएम में मेरे कई बैचमेट थे, लेकिन वास्तविक मित्रता बहुत कम थी। दरअसल आईआईएम में मेरे ज्यादातर दोस्त वही थे जिन्होंने मेरे साथ आईआईटी का सफर तय किया था। यदि आपको आईआईएम में सफल होना है, तो जिस एक कौशल की आपको सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह है नेटवर्किंग, एक ऐसा कौशल जिस पर मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। वास्तव में मैं सामाजिक रूप से अजीब व्यक्ति था और केवल उन लोगों के साथ बातचीत करता था जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। मुझे अजनबियों से भरे कमरे में डाल दो और मैं चिपक जाऊंगा। किसी स्तर पर यह है। मुझमें मिथुन राशि है जो मुझे थोड़ा विभाजित व्यक्तित्व बनाती है। नेटवर्किंग कहानी की लंबी और छोटी बात यह है कि जबकि मेरे कई बैचमेट्स ने न्यूयॉर्क या टोक्यो में प्रतिष्ठित गोल्डमैन सैक्स ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए सफलतापूर्वक नेटवर्किंग की, मुझे अपने अकादमिक ग्रेड के बावजूद केपीएमजी में ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट के साथ काम करना पड़ा, जो नहीं हुआ मेरे साथ बहुत अच्छे से चलो। दूसरा साल आया और आखिरकार चीजें बेहतर होने लगीं। इसका मुख्य कारण यह था कि अंतिम प्लेसमेंट केवल प्रथम वर्ष के ग्रेड पर निर्भर थे। इसलिए लोगों के पास एक दूसरे को नीचा दिखाने का बहुत कम कारण था। मैंने उन्हीं लोगों के अधिक मित्रतापूर्ण और अधिक सहज स्वरूपों को देखना शुरू कर दिया जो पहले वर्ष में आपको प्राप्त करने के लिए निकले थे। वास्तव में यह वह समय था जब मैंने उन चीजों का पता लगाने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखा, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। मैं आईआईएम में एक्सचेंज कमेटी का हिस्सा बन गया और यहाँ तक कि एक नाटक में भी भाग लिया, जहाँ मैंने किन्नर की भूमिका निभाई। सखी एक महारानी का, कुछ ऐसा जो मेरी पसंद का नहीं था। उस समय की एक और दिलचस्प घटना जो मुझे याद है वह है बियर कारोबारी विजय माल्या का हमारे कैंपस में आना। बेज रंग का कोट और लाल धूप का चश्मा पहने हुए सभागार में घूमते हुए वह गैलरी में खेलते हुए प्रतीत हुए और खड़े होकर उनका स्वागत किया गया। जब वह बोलते थे तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण हम पर प्रभाव छोड़ते थे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े @ebooksend अपने जीवन की कहानी साझा करते हुए
उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया था और कैसे इसने अचानक उन्हें पूरी मीडिया में धकेल दिया। चकाचौंध। हमसे यह पूछने पर कि क्या एक 25 वर्षीय व्यक्ति का रुझान पार्टियों या सत्संगों की ओर अधिक होगा, उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया ने उनकी प्लेबॉय छवि केवल इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें अक्सर कुछ पार्टियों में देखा जाता था और यह उनके कथन के अनुकूल था। उन्होंने जो बड़ी बात कही वह यह थी कि भारत में एक संपन्न व्यवसायी के बारे में हमारा स्वाभाविक दृष्टिकोण यह है कि उसने अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, और इसलिए हम भारत में सफलता की कहानियों का जश्न मनाने के लिए अनिच्छुक हैं। भले ही माल्या के जीवन में बाद की घटनाएं इस सिद्धांत पर खरी नहीं उतरी, लेकिन सबक अभी भी कायम है। दिन 0। जल्द ही प्रसिद्ध डे 0 का समय आ गया। आईआईएम में एक रचनात्मक गणितीय नामकरण उस दिन का जिक्र है जब बड़े भर्तीकर्ता परिसर में आते हैं। यह वह दिन था जब लेहमैन ब्रदर्स, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्से और इसी तरह की कंपनियां सामने आईं। लेकिन मेरे लिए डे 0 काफी प्रतिकूल साबित हुआ क्योंकि मेरी बेहद शर्मिंदगी के कारण मैं एक भी काम नहीं कर सका। इस बड़े झटके से निपटने का मेरा तरीका यह था कि मैं अपना फोन बंद कर दूं, बिस्तर पर जाऊं और सो जाऊं, जब तक मैं सचमुच अपने बैचमेट्स से हिल नहीं गया, जिन्होंने मुझे सूचित किया कि बार्कले मेरे साथ एक और साक्षात्कार दौर करना चाहता था। आईआईएम अहमदाबाद में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद वे वहां से कुछ छात्रों का चयन करने के उद्देश्य से आईआईएम कलकत्ता गए थे। गुणवत्ता में अंतर पाए जाने के बाद वे अब अहमदाबाद से कुछ और छात्रों को शामिल करने के इच्छुक थे। यदि कुछ भी हो तो इससे मेरे लिए दुख ही बढ़ा क्योंकि मैं दूसरे दौर में भी नहीं पहुंच पाया। बाद में पहले दिन मुझे कोटक बैंक के साथ एक अच्छा साक्षात्कार मिला। वास्तव में साक्षात्कारकर्ता खुद आईआईएम अहमदाबाद से स्नातक था और मुझे उस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं कि रूढ़िवादी धारणा के विपरीत कुछ तकनीकी वित्त संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर आम तौर पर इस प्रकार है। साक्षात्कारकर्ता के लिए यह उतना ही अर्थहीन है जितना कि साक्षात्कारकर्ता के लिए। आईआईएम में मेरे कार्यकाल ने मुझे वित्त का एहसास कराया था, चमकता था। मुझे यह विषय काफी पसंद आया। कोटक के अवसर को लेकर जिस बात ने मुझे उत्साहित किया वह यह थी कि अब तक मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि मुझे परामर्शदाता की भूमिका नहीं चाहिए। वास्तव में अगर कुछ भी हो तो सलाहकारों के प्रति मेरे मन में एक अंतर्निहित नफरत है। बातों का खाते हैं, वे रचनात्मक कहानी कहने से पैसा कमाते हैं, एक ऐसा कार्य जो मैं नहीं कर सकता था। दूसरी ओर कोटक में नौकरी से मुझे हार्डकोर फाइनेंस में अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोटक के पक्ष में संतुलन इस तथ्य से भी झुका कि उस समय इसका गोल्डमैन सैक्स के साथ एक संयुक्त उद्यम था। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स तक नहीं पहुंच पाता तो मुझे लगता था कि मैं अगली सबसे अच्छी जगह पर हूं। विडंबना यह है कि तब मुझे नहीं पता था कि जब तक मैं कोटक में शामिल होऊंगा, गोल्डमैन सैक्स के साथ इसका संयुक्त उद्यम समाप्त हो चुका होगा। इस विश्लेषण के बावजूद इस नौकरी के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि आखिरकार माधुरी के पिता ने मुझ में कुछ मूल्य देखा और मेरे माता पिता से मिलने के लिए सहमत हो गए। एक मानसून शादी। अंतरिम वर्षों में जब मैं आईआईएम में था, माधुरी के परिवार को बहुत कुछ मिल रहा था नव और उस पर महान लोग अमीर भरे पूरे बनिए से गृहस्थी। हालांकि कहीं न कहीं उनके पिता को यह विश्वास हो गया था कि अगर माधुरी ने अपने लिए किसी को चुना है तो शायद यह सबसे अच्छे के लिए है।
अच्छी नौकरी मिलने से मेरी हिस्सेदारी और बेहतर हो गई। कोटक की ओर से मेरा प्रस्ताव 8 लाख रुपए की वार्षिक सीटीसी के साथ 3 लाख रुपए के सुनिश्चित बोनस के लिए था। हालांकि जिस तरह से हमें नौकरी बेची गई थी, उसमें 150 से 200% बोनस बनाने की संभावना थी, जिससे कुल वार्षिक कमाई की संभावना 20 लाख रुपए थी। जब मैंने इसी तरह माधुरी के पिता को नौकरी बेचने की कोशिश की, तो उनका जवाब संक्षिप्त था, जितनी की लगी है उतने की बात करो, आइए चर्चा करें कि वर्तमान में आपके पास क्या है। मुझे एहसास हुआ कि कैसे वास्तविकता में निहित बनिया व्यवसायी हैं। जबकि हमें आशावादी होना सिखाया जाता है, वे यथार्थवादी होते हुए भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हैं। खैर, 20 लाख रुपए हो या नहीं, नौकरी के सौजन्य से 14 अप्रैल 2006 को आधिकारिक तौर पर मेरी सगाई हो गई। शादी के लिए सहमत होने के बाद मेरे ससुर शादी की तारीख तय करने की बहुत जल्दी में थे। मैं 14 मई को कोटक के मुंबई कार्यालय में शामिल हुआ और मैं 4 जुलाई को अपनी मानसून शादी के लिए समय पर दिल्ली वापस आ गया था। जबकि मेरे चचेरे भाइयों ने साल के सबसे बुरे समय में शादी करने के लिए सहमत होने के लिए वास्तव में मुझे कोसा था, मैं कोई जोखिम नहीं ले रहा था। बहुत पापड़ बेले द शादी करने के लिए, इस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। संयोग से माधुरी के मामा नहीं आए और शादी में शामिल नहीं हुए। शरणार्थी का टैग एक अच्छी नौकरी की पेशकश के साथ भी नहीं मिटाया जा सका।